नमस्कार दोस्तों। तो मैं हाजिर हूँ आज अशोक वाजपेयी, हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि अशोक वाजपेयी की कुछ कविताओं के साथ। पिछले कुछ दिनों से मैं वाजपेयी जी की कविताएं पढ़ रही हूँ और जब मैंने देखा कि वे जन्मे 1941 में हैं और उनकी पहली कविता 1957 की है और वो कविता इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं रचनावली पार्ट 1 से पढ़ रही हूँ ये कविताएं, लेकिन वो कविता मैं पढ़ूंगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो कविताएं आप लोग खुद निकाल करके पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। 1957 की कविता, जब उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। एक लेवल पर देखें, एक स्तर पर मैं देखूं तो ये कविता उनके बहुत लंबे समय तक उनकी काव्य साधना जो है उसको एक तरह से परिभाषित करने वाली भी कविता है। वे बहुत डायरेक्ट कवि नहीं हैं, सीधी बात नहीं कहते और इसीलिए वे चुनौती देते हैं सामने पढ़ने वालों के लिए। वो चुनौती है कि आप उनकी कविताओं को कैसे पढ़ते हैं। उनकी कविताओं में बार बार लौटना पड़ता है अगर आप उनका रसास्वादन करना चाहते हैं। मैंने आज अपने लिए 7 कविताएं चुनी हैं। वैसे मैं 17 भी चुन सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि आज सिर्फ 7 कविताएं मैं चुनती हूँ और ये 7 कविताएं उनके 7 मूड्स को बताती हैं, या 3-4, मेरे हिसाब से तो 7 हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो उसमें ज़्यादा या कम देख लें। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाजपेयी समय को किस तरह से देखते हैं। वो एक बेहद कृतज्ञ व्यक्ति हैं। वे उन सब लोगों को प्रति बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने किसी न किसी स्तर पर उन्हें बनाया, उनका निर्माण किया। और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। उनके पुराने बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं और मल्लिकार्जुन मंसूर भी हो सकते हैं। वो कुमार गंधर्व भी हो सकते हैं और रज़ा भी। उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। वो सही मायनों में हमारे समय के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण कला मर्मज्ञ हैं। वो जब कहते हैं कि मैं, उनकी कविताओं में बार बार एक चीज़ आती है कि मैं एक खिड़की खोलना चाहता हूँ या मैं एक खिड़की खोलता हूँ। बहुत ये प्रयोग बार बार आता है। और जब मैं उनके कार्यक्रमों को देखती हूँ, उनकी बातचीत पढ़ती हूँ, आज का कभी कभार जब मैंने पढ़ा, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा आज का कभी कभार, तो मैं देखती हूँ कि उनकी सारी एक्टिविटीज़ में एक तरह से वो एक खिड़की खोलना चाह रहे हैं इस संसार को अधिक खूबसूरत, अधिक देखने योग्य बनाने के लिए। एक साफ सांस ली जा सकने वाली हवा अंदर आए, अंदर की जो घुमस है वो बाहर जाए, ख़त्म हो। तो वो इस तरह के कवि हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी जो फीफी है उनको पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लग गई हैं, तो मैं इनको ज़रा भगा लूँ। चलिए चलिए नीचे उतरिए। इनके भय से हम लोग फूल पत्ते अंदर नहीं ला पाते हैं क्योंकि ये तुरंत खाने चली जाती हूँ। तो आज जो पहली कविता है वो है मल्लिकार्जुन मंसूर पर। ये 3 कविताएं हैं, उसमें से ये तीसरी कविता है। राग के अदृश्य घर का दरवाजा खोलकर। जिन्होंने भी मल्लिकार्जुन मंसूर को सुना होगा वो इस कविता से बड़ी अच्छी तरह से रिलेट करेंगे, और अगर ध्यान ना हो तो आज ज़रूर की इन करके सुन लीजिएगा। हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण संगीतज्ञ। राग के अदृश्य घर का दरवाजा खोलकर अकस्मात वे बाहर आते हैं। राग के अदृश्य घर का दरवाजा खोलकर अकस्मात वे बाहर आते हैं। बूढ़े सरल सयाने। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। बूढ़े सरल सयाने। राग की भूल भुलैया में न जाने कहाँ वे बिला जाते हैं।
और फिर एक हैरान बच्चे की तरह न जाने कहाँ से निकल आते हैं। वे फूल की तरह, अक्षत दूर्वा की तरह, पवित्र जल की तरह राग को रखते हैं। वे फूल की तरह, अक्षत दूर्वा की तरह, पवित्र जल की तरह राग को रखते हैं, करते हैं आराधना होने के आश्चर्य और रहस्य की। वे ख्याल में डूबते हैं, वे ख्याल में डूबते हैं, वचन में उतराते हैं। वे गाते हैं जो बहुत कुछ प्राचीन हम में जागता है, गूंजता है ऐसे जैसे कि सब कुछ सुरों से ही उपजता है, सुरों में ही निमजता है, सुरों में ही निवसता और मरता है। अशोक वाजपेयी शब्द पर बहुत ध्यान देते हैं। वे बार बार कहते हैं कि हम उन सभी शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे जीवन से लुप्त हो रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें निमजता भी है, निवसता भी है, ये शब्द। और इस राग में कोई कमी नहीं आई है। कविता सद रही है निमजता और निवसता में भी, और सुरों में ही निवसता और मरता है। क्या ये मरना है या उससे कहीं आगे की बात है? जब गा रहे हो मल्लिकार्जुन मंसूर और कविता लिख रहे हो अशोक वाजपेयी। दूसरी कविता है वहीं रख दो, और यह कविता है वहीं रख दो। कहाँ है यह कविता? वहीं रख दो। 269 पृष्ठ पर है यह कविता। मैं 269 पृष्ठ निकालती हूँ और अब ये दूसरी कविता मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। इस कविता का मूड बिल्कुल भिन्न है, और यहाँ भी देखिएगा कि शब्दों का प्रयोग कैसा है। वहीं रख दो जहाँ रखे हैं शस्त्र और आभूषण। क्या रखना है ये जरा आगे आएगा। वहीं रख दो जहाँ रखे हैं शस्त्र और आभूषण, जहाँ रखा है समय, जहाँ रखी है प्रार्थना, वहीं रख दो यह प्रेम, ये शब्द। प्रेम और शब्द को रखना है और वहाँ रखो जहाँ अस्त्र और शस्त्र और आभूषण है, समय है, प्रार्थना है। वहीं गाता है सन्नाटा, वहीं गाता है सन्नाटा, वहीं आम्र मंजरी धीरे धीरे पक कर हो रही है फल। वहीं अलसाए देवता भूल जाएंगे वरदान, वहीं आकर पुरखे पूछेंगे पता, वहीं रख दो। वहीं आकर पुरखे पूछेंगे पता, वहीं रख दो यह प्रेम, ये शब्द। वहीं मिलेगा अभय, जहाँ आपने प्रेम और शब्द रखे वहीं मिलेगा अभय। वहीं फुर्सत से नबेरेगा काल, नबेरेगा काल। वहीं होगा अंत, वहीं होगा शुभारंभ, वहीं यह प्रेम, वहीं ये शब्द। प्रेम और शब्द कितने पवित्र हैं, कितने जरूरी हैं और कैसे अक्षय हैं, वो खत्म नहीं होंगे। ये प्रेम भी बना रहेगा और शब्द भी बने रहेंगे। इसलिए वहीं रख दो ये प्रेम और शब्द, जहाँ पुरखे आकर के पूछेंगे पता। तीसरी कविता है हाथ। ये 3 कविताओं की, छोटी छोटी कविताओं के एक समुच्चय है। मैं उल्टे पढ़ूंगी, सबसे पहला पढ़ूंगी तीसरा, फिर दूसरा और उसके बाद पहला। ये क्यों पढ़ूंगी, जब आप कविताएं सुनेंगे तब समझेंगे कि मैं क्यों इस क्रम को मैंने पलट दिया है। मुझे लगा कि इसको ऐसे ही होना चाहिए था। हाथ 3।
उसके हाथ की गुनगुनी धूप। वाजपेयी जी को प्रेम का कवि कहा जाता है, तो प्रेम के कवि की कविताएं सुने। उसके हाथ की गुनगुनी धूप, उसके हाथ का झिझकता अंधेरा, उसके हाथ फूलों की तरह ओस भीगे और शांत, उसके हाथ पक्षियों की तरह भाग जाने को विकल। प्रेम का भाव कुछ ऐसा ही होता है। उसके हाथ अकेले, उसके हाथ डूबे हुए स्वप्न में, उसके हाथ करते हैं प्रतीक्षा हाथों की। जिनने भी प्रेम किया है वो जानते हैं, सारी बात अच्छी तरह से जानते हैं। उसके हाथ पक्षियों की तरह भाग जाने को विकल, फिर भी करते हैं प्रतीक्षा हाथों की। दूसरी कविता है, मैं सब कुछ वैसे ही रखूंगा। हाथ दो। मैं सब कुछ वैसे ही रखूंगा, मेज पर पुस्तकें, देर बाद लगने वाली प्यास के लिए एक गिलास में थोड़ा सा पानी, अपनी दुखती दाई एड़ी को दबाने के लिए उस पर अपना हाथ। शरद के आकाश में एक अर्धचंद्र, शरद के आकाश में बिल्कुल निरभ्र होता है वो आकाश, एक अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं जानती हूँ प्रेम का चंद्रमा घटता नहीं है वैसे। शरद के आकाश में एक अर्धचंद्र, अंधेरे के वृक्ष पर फूलों और फलों की तरह कुछ जुगनू और कुछ नक्षत्र, और अपने अथाह मौन की रोशनी में कुछ अंधेरे शब्द। तुम्हारे हाथ के झिझकते स्पर्श से, तुम्हारे हाथ के झिझकते स्पर्श से तपते हुए मैं अपने संसार में सब कुछ वैसे ही रखूंगा। सिर्फ वह हाथ जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ तुम्हारे हाथ की आँच की ही सरहद होगी। तुम्हारे हाथ की आँच की सरहद, तुम्हारे हाथ की गर्माहट। गर्माहट का भाव है प्रेम, एक आशा से भर देता है। और ये तीसरी कविता, जब वाजपेयी जी प्रेम कविता लिखते हैं तो मैंने जितनी भी कविताएं पढ़ी मुझे लगा वो इतने सच्ची तरीके से प्रेम कविता लिखते हैं कि उसमें अपने आप को एडिट नहीं करते चलते कि लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे। और आगे कभी सुनाऊंगी तो मैं वो वाली कविताएं भी सुनाऊंगी जहाँ पर उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं कि वो नहीं कह झिझकते कि लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं जो उस समय उन्हें बिल्कुल सच्ची बात लग रही होती, उस समय का अनुभव, उस समय की अनुभूति, अनुभव नहीं अनुभूति। ये है हाथ एक, यह सुख भी असह्य हो जाएगा। दुख तो असह्य होता ही है, सुख भी असह्य हो जाएगा। यह सुख भी असह्य हो जाएगा, यह पूरे संसार का जैसे एक फूल में सिमट कर हाथ में आ जाना। पूरे संसार का एक फूल में सिमट कर हाथ में आ जाना असह्य हो जाएगा। इसीलिए यह एक तिनके का उड़ना घोंसले का सपना बनकर आकाश में, यह अंधेरे में हाथ का हाथ में आकर बरजना, झिझकना और छूट जाना, यह एक रोशन सी जगह का कौंधना और खो जाना। एक दिन यह सुख भी असह्य हो जाएगा, यह प्रेम का सुख भी असह्य हो जाएगा। प्रेम में बहुत सी अन्य बातें आती हैं, कैसे विकास हो रहा है मनुष्य का, आसपास क्या है, दो लोग
कैसे प्रेम कर रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं अनपेक्षाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें शामिल रहती हैं प्रेम में। बहुत गजब का भाव है और यह कितनी सच्ची बात है कि कभी कभी यह भी असह्य हो जाता है। छठी कविता है उसका दुख। और क्या बताऊं मैं इस कविता के बारे में। यह भी प्रेम का एक भाव है और इसीलिए असह्य होने वाली कविता के बाद में इसे पढ़ रही हूँ। उसका दुख। 3-4 कविताएं हैं, एक चुनी है मैंने। उसने कहा, तुम मुझे जानते हो पर मेरा दुख नहीं जानते। तुम मुझे जानते हो पर मेरा दुख नहीं जानते। उसके चकित नेत्रों की गहराई में नहीं था उसका दुख। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा, वहां नहीं था दुख। उसके चकित नेत्रों की गहराई में नहीं था दुख। वह सूखे पत्ते की तरह झड़ते नहीं देखा जा सकता था। जैसे सूखा पत्ता झड़ता है, देख लेते हैं, वैसे नहीं झड़ रहा था वो दुख कि देख लें आप। खुली आंख। वह सूखे पत्ते की तरह झड़ते नहीं देखा जा सकता था खुली आंखों से। वह ओस की आकस्मिकता की तरह नहीं चमकता था उसके यौवन पर। ओस जब चमकती है तो आकस्मिकता ही होती है उसमें। ये ऑब्जर्वेशन देखिए, आप चल रहे हैं और अचानक एक धूप की किरण पड़ी और ओस में चमक उठी, वैसे वो पड़ी रहती है। ये आकस्मिकता शब्द ओस की चमक के उसकी जो विशेषता उस चमक की, उसको कैसे खोल के रख रहा है। वह ओस की आकस्मिकता की तरह नहीं चमकता था उसके यौवन पर। शायद वह गुप्त चुप करता था उसकी शिराओं में उसके रक्त को कुछ गाढ़ा। उसके किसी अलक्षित से केश को यकायक सफेद। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। उसके शरीर में खोज कर भी नहीं पाया जा सकता उसका दुख, उसके चिन्ह, उसके घाव। कैसा गहरा, कैसा भीतर रिश्ता हुआ दुख हुआ। पता नहीं था कि सुख उतना ही है उसके पास जितना उसके दुख में अट जाता है। पता नहीं था कि सुख उतना ही है उसके पास जितना उसके दुख में अट पाता है। उसे जानना ठीक से उसके दुख के बिना संभव नहीं। उसका दुख जो अप्राप्य सुख की तरह पर उसी तरह अनिवार्य है। अप्राप्य सुख की तरह का दुख है वह, अप्राप्य लेकिन अनिवार्य है। दुख उसका अनिवार्य है। उसके जीवन में दुख है, सुख भले ही अप्राप्य। अब जो 7वीं और अंतिम कविता है, उसका शीर्षक है उम्मीद चुनती है शायद। ये सारी कविताएं रचनावली के भाग 1 से ली गई हैं। इसमें 1957 से लेकर के 1994 यानी पिछली सदी तक की कविताएं हैं। अभी पिछले दिनों मैंने अशोक जी की कुछ बिल्कुल नई कविताएं शेयर की थी, मेरे फेसबुक पर वे मौजूद हैं, समालोचन में छपी थी। आप एक बार उन्हें भी देखिएगा। बहुत अलग किस्म की कविताएं हैं। और ये है उम्मीद चुनती है शायद। शायद कोमा के भीतर है। उम्मीद चुनती है अपने लिए एक छोटा सा शब्द। उम्मीद चुनती है अपने लिए एक छोटा सा शब्द शायद। जब लगता है कि आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देगा वर्दीधारी, किसी न किए गए जुर्म के लिए लेने तलाशी, तब अंधेरे में पालतू बिल्ली की तरह
कोने में दुबकी रहती है उम्मीद, यह सोचते हुए कि बाहर सिर्फ हवा हो शायद, वर्दीधारी नहीं, सिर्फ हवा हो शायद। फूलों से दबे संदिग्ध देवता के सामने हो रही कनफोड़ आरती, कीर्तन और घी तेल की चीकट गंध में किसी भुला दिए गए मंत्र की तरह सुगबुगाती है उम्मीद कि शायद अधपके नैवेद्य और चिपचिपाती भक्ति के नीचे बची रह गई हो थोड़ी सी प्राचीन पवित्रता। ये जो पूजा इस समय हो रही है, जाने इसमें पवित्रता है कि नहीं, शायद कोई थोड़ी बहुत कहीं। जब लगता है कि भीड़ भाड़ भरी सड़क पर सामने से बेतहाशा तेज आ रहा बेरहम ट्रक कुचल कर चला जाएगा, उस न जाने कहां से आ गई बच्ची को तभी उम्मीद किसी खूसट बुढ़िया की तरह न जाने कहां से झपट कर उसे उठा ले जाएगी, नियति और दुर्घटना की सजी धजी दुकानों के सामान को तितर बितर करते हुए। ट्रक से शायद वो बच्ची बच जाए, कोई खूसट बुढ़िया उसे उठा के ले जाए। उम्मीद शायद एक शब्द है, शायद एक शब्द है जो बचपन में बकौली के नीचे खेलते हुए अकस्मात झरा था फूल की तरह। शायद एक पत्थर जो खींचकर किसी ने मारा था परीक्षा में अच्छे नंबर न पाने की उदासी पर। शायद एक खिड़की है जिससे देखा था धूमिल होती जाती प्रिय छवि को। शायद एक अधजली अस्थि है, शायद एक अधजली अस्थि है जिसे मित्र शव को फूंकने के बाद हम वहीं भूल गए जहां चिता थी, और जिसे आज तक किसी नदी में सिरा नहीं पाए हैं। भाव देखिए, अधजली अस्थि जिसे सिरा नहीं पाए हैं। क्या हमें शायद को कभी सिराना भी चाहिए? उम्मीद ने चुना है, उम्मीद ने चुना है एक छोटा सा पथहारा शब्द। उम्मीद ने चुना है एक छोटा सा पथहारा शब्द, शायद। ये शायद उसी तरह का शब्द है जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं काश। ये शायद उसी टक्कर का शब्द है। किन किन रंगों की कविताएं आप लोगों ने सुनी, और ये शायद पढ़ कर के मुझे लगा कि शायद आज भी उम्मीद की कोई किरण बाकी है। हम सब उसी का सिरा पकड़ने को बचे हुए हैं। चलिए इसी शायद के साथ, इस उम्मीद की किरण के साथ आज का कविता पाठ यहीं रोकती हूँ। मैं आगे और कविताएं भी पढ़ूंगी, और सत्यार्थ, माला सिंह और सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने इन कविताओं को इस तरह से सुना। वाजपेयी जी की कविताएं पढ़ना अपने आप में एक आनंद के सोते में डूबना है, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद ही, पहली बारी में आप, भाई मैं बहुत कमज़ोर पढ़ने वाली व्यक्ति हूँ, कम पढ़ती हूँ, इसीलिए शायद मेरे लिए बार बार पढ़ने वाली बात है। तो वाजपेयी जी को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, और आप लोगों को भी। अगले सप्ताह किसी अन्य कवि के साथ।